हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले अगर चैप्टर 1 का आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ये अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में क्या है, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है, ये कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र ये उत्पादन करता है। डेयरी, ये भी वानिकी और डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। मछली पकड़ना, खनन करना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। तो विनिर्माण क्षेत्र से कौन सा संबंध है, तो द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जो विनिर्माण की वो सारी वस्तुएं हैं, तो ये वे सारी चीज। और अगर बात करें यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो जहाँ पर उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, ये सारा चीज, और मुर्गी पालन वगैरह सब, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित होते हैं, विनिर्माण यहाँ पर होता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जो है क्या करता है, दूसरों को चेक करता है, पेशेंट अगर इलाज करता है तो सेवा दे रहा है एक तरह से। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन बी में सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर लाभ के उद्देश्य से, यहाँ लाभ के उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र में गतिविधियां यहाँ पर नहीं निर्देशित की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। किस क्षेत्र का, तो यहाँ पर अब हम बताए थे कि तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर अगर कहा जाए, वकील कहा जाए या टीचर कहा जाए, ये सारा चीज़ क्या हो गया, तो ये सेवा दे रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो गया, तो ये सब सेवा दे रहा है। तो ये सब जो है सो क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो संगठित क्षेत्र किसको, जो सरकारी के तहत, सरकारी मतलब कि जो फिक्स होता है सारा कुछ काम करने का रूटीन, छुट्टी का महीना में 2 दिन छुट्टी देने का रूटीन, संडे को छुट्टी, ये सारा चीज हो गया। तो ये सभी कहाँ रहता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रहता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, देखते हैं ऑप्शन में, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। ये चीज हो गया नियमित, मतलब कि वहां सारा कुछ फिक्स रहता है। ठीक है, कि इतना दिन काम करना है, इतना बजे से इतना बजे तक आना है वहां पर। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनरेगा 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से क्या कर रहा है, सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के कितने दिनों की संख्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित जो मनरेगा के तहत, नरेगा या मनरेगा बात एक ही है, यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है कि कितने इतने दिनों की काम आपको मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये 100 दिन है। ठीक है, इसमें भी है कि अगर 100 दिन नहीं कराया जाएगा तो 100 दिन का पेमेंट वगैरह, पैसा वगैरह मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेवा क्षेत्र में किस तरह का गतिविधियां शामिल हो जाएगा, परिवहन हो गया, संचार हो और बैंकिंग हो गया। ठीक है, परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ले जाना गाड़ी वगैरह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कर रहा है, परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ, ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग क्या करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य, मतलब लगे हुए हैं काम में लेकिन उत्पादन जो होता है वो शून्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है, क्या मकसद होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद होता है, यहाँ पर देख सकते हैं
मुनाफा कमाना कदापि नहीं, मनोरंजन कदापि नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक कल्याण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मेन मुद्दा रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होती है। तो टिस्को जैसी कंपनी पर लागू क्या नहीं होगा, न्यूनतम मजदूरी दर। किसी भी कंपनी भारत में कहीं भी जाकर अगर काम कीजिए, कंपनी चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर एक फिक्स रहता है कि न्यूनतम सैलरी इतना दिया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि भारत में अभी न्यूनतम सैलरी कितना निर्धारित किया गया है, ठीक है, कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई इंसान काम करता है तो उसको कितना न्यूनतम सैलरी दिया जाएगा। आपको ये सैलरी बताना है कमेंट करके कितना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये किसी कंपनी पर नहीं लागू होता। आप काम कीजिएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं काम कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसमें इस जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसमें ऐसा नहीं है ये चीज़ लागू होने के बाद कि सभी क्षेत्र में 100 दिन का काम मिले, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ये केवल इसी के तहत एक सरकार देती है जिसका जो बेरोजगार वगैरह रहते हैं सबके लिए है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो सार्वजनिक मतलब सबों के लिए जो चीज़ अवेलेबल कराया जाता है तो उसका नियंत्रण किसके हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में रहता है। जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए, अगर देखा जाए तो ब्लॉक अगर एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, ये ब्लॉक जो होता है सभी प्रखंड में ब्लॉक होता है, ये हो गया ब्लॉक हो गया, या तो फिर सरकारी स्कूल हो गया। वो सरकारी मतलब सार्वजनिक, ठीक है, तो उसका संचालन किसके हाथों होता है, सरकार के हाथों होता है। यहाँ पर अगर कहा जाए निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व मतलब अपना कोई पर्सनल आदमी, तो ऐसा नहीं होता है। सी में कह रहा है सरकार और निजी हाथों में, दोनों हाथ में कह रहा है, तो दोनों में नहीं होता है, उपरोक्त में से किसी के पास नहीं, यही सरकार के पास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा यह वस्तुओं के स्थान पर, ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करती है, तो सेवाएं उत्पन्न करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट व्यू में देख सकते हैं प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण के क्षेत्र वाले जितना भी हो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यहाँ पर वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित करना, और तो ये तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि वन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, ये पूछा गया, नहीं आती। तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा देने, और ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो बैंकिंग क्या करता है, कर्मचारी वहाँ एम्प्लॉय रहते हैं, तो वे जो कस्टमर जाते हैं उसका प्रॉब्लम जो भी होता है सॉल्व करते, पैसा निकालना जो भी करना हो, तो वे एक तरह से सेवा देते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अध्यापन पढ़ाते हैं तो बच्चों के एक तरह से कहा जाए तो सेवा करते हैं, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सर्विस दे रहे हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये भी कॉल सेंटर, किसी सर्विस दे रहे थे, ये भी हो गया यहाँ पर तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग में भी सर्विस दे रहे तृतीय क्षेत्र। तो कौन सा नहीं है तृतीय क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के, ठीक है। तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में नहीं है मधुमक्खी पालन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि उसका अगर देखा जाए तो बड़ी कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति, इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार के पास संपत्ति, हाँ यही चीज़ हो जाएगा कि सार्वजनिक का मतलब कि यहाँ पर जो संपत्ति हो किसके पास, सरकार के पास, मतलब कि सरकार के अधीन रहता है, ठीक है। उसका विकास करना, संचालन जो भी करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पर इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है। तो कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, क्योंकि इतना पॉपुलेशन भी है, और अगर देखा जाए तो एजुकेशन का जो है ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। आपको बताना कि भारत का अभी जो साक्षरता दर है ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर भारत का साक्षरता दर कितना है अगर देखा जाए, ठीक है, तो भारत का साक्षरता दर कितना है, और भारत में भी लिंगानुपात कितना है। कल एक फिलहाल में
करंट में एक आंकड़ा जारी किया गया है, लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या कितना है, ये चीज आपको कमेंट करके बताना है कितना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो परछन बेरोजगारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अल्प रोजगार, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं, तो अल्प बेरोजगार। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा सर्विस देने वाला कौन है, तो ये संचार हो जाएगा, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना कि ये दुग्ध उत्पादन जो है, उत्पादन यहाँ बोला गया, ठीक है, दुग्ध उत्पादन ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में। तो ये हम लोग जानते हैं सरकारी छुट्टी अगर दिया जा रहा है, सारा कुछ जो है तो एक फिक्स से पहले से कि संडे को छुट्टी रहेगा आपको, और तो यहाँ पर अगर महीना में 2 दिन छुट्टी मारते हैं वर्किंग डे में भी, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, और सैलरी आपका इतना जो भी है मान लीजिए 25,000 या फिर 20,000, तो ये चीज़ फिक्स मिलेगा। तो ये चीज़ किस क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित किया गया रहता है, तो ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है मॉडल में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।